अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लाइव सेशन है उसमें हम फिजिक्स का यूनिट नंबर 1 फोर्स एंड मोशन के टेस्ट को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक टेस्ट अटैम्प्ट नहीं किया तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि बेहतर है कि आप लोग पहले टेस्ट अटैम्प्ट करें और फिर इस डिस्कशन को देखें, तभी ये आपके लिए फ्रूटफुल होगी। आप लोगों को मेरी आवाज़ सही आ रही है? तो स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट को। फर्स्ट एमसीक्यू क्या था? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज इक्वल टू इट्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास फ्रीली फॉलिंग बॉडी का किसके इक्वल होता है? हमने ये चीज पढ़ी थी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास फोर्स के इक्वल होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर हमारे पास फोर्स के इक्वल है तो आपको पता होना चाहिए कि जो बॉडी फ्रीली फॉलिंग होती है उस पर फोर्स कौन सी अप्लाई होती है। जिन बच्चों को नहीं पता वो ये बात सुन लें कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी उस बॉडी को कहा जाता है जिस बॉडी पे कोई अपेरेंट फोर्स एक्ट ना कर रही हो, जिसका अपेरेंट वेट जीरो हो, जिसको कोई फोर्स फ्री फॉल होने से ना रोक रही हो। अब फ्री फॉल होने से ना रोकने का मतलब ये होगा कि इस पर सिर्फ और सिर्फ जो फोर्स अप्लाई हो रही होगी वो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका अपना वेट होगा। तो इसका मतलब जो बॉडी फ्री फॉल कर रही है जिसकी एक्सेलरेशन इक्वल टू जी, उस पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो उसका वेट है। तो फिर हम क्या कहेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दैट इज इक्वल टू वेट एंड दैट इज इक्वल टू mg। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? चार्ली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। A snail crawls 12 centimeter in 1 minute. What is its average speed in millimeter per second? देखिए क्वेश्चन को आप लोगों ने पढ़ना है कि आपको जो डाटा गिवन है उसके यूनिट्स क्या हैं। आपको जो डिस्टेंस गिवन है वो सेंटीमीटर में है, टाइम गिवन मिनट में है, लेकिन आपने जो स्पीड फाइंड करनी है वो मिलीमीटर पर सेकंड में फाइंड करनी है। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला हमारा होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। अब यहां जो टोटल डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर मींस 12 10 रेज़ टू पावर -2 और टाइम कितना है? 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब क्या होगा? 60 सेकेंड्स। 1 मिनट मींस 60 सेकेंड्स। अब 12 इंटू 5 60, ये आपके पास आ गया 1/5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2। देखो कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो आपको याद होनी चाहिए कि जैसे 1/2 कहीं पर आए तो 1/5 है, 1/3 कहीं पर आए तो 0.333, 1/4 कहीं पर आए तो 0.25 और 1/5 कहीं पर आए तो हमारे पास क्या होगा? 0.2। तो ये चीजें हमको याद रखनी है ताकि आप डायरेक्ट इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो 1/5 आपके पास क्या आ गया? वो 0.2 आ गया। तो 0.2 के साथ 10 रेज़ टू पावर -2 और यूनिट मैंने कन्वर्ट कर लिया था सेंटीमीटर का मीटर में, तो मेरा यूनिट मीटर पर सेकंड है। देखिए मुझे चाहिए मिली। मिली होता है 10 रेज़ टू पावर -3। आपको इस पावर को -3 बनाना है तो डेसिमल 1 प्लेस कहां मूव करेगा? आपके पास राइट। जब डेसिमल 1 प्लेस राइट मूव करेगा तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2.0 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर पर सेकंड। अब आप इसको क्या लिख सकते हो? मिली। तो आपका आंसर होगा 2 मिलीमीटर पर सेकंड। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास यहां पर क्या है? दैट इज चार्ली, 2 मिलीमीटर पर सेकंड। क्लियर है? देखें करेक्शन के लिए तो हम टेस्ट डिस्कस करते हैं। अगर तो हमने करेक्शन ना करनी हो तो हम टेस्ट डिस्कस क्यों करते हैं? करेक्शन किस चीज की? करेक्शन अपनी गलतियों की। वो गलती हमसे भी हो सकती है, वो गलती आपसे भी हो सकती है।
तो बजाय इसके कि आप अब इसी चीज को शुरू हो जाएं, ये हमें भी पता है गलती होती है, तो उसी चीज को हमने रेक्टिफाई करना होता है। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर होता है। सिंपल। तो आप 1 सेंटीमीटर को 10 मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स इज मेजर्ड अकॉर्डिंग टू विच लॉ ऑफ मोशन? थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और बात मैं बार बार रिपीट करता हूं कि 70% क्वेश्चन आपके रिकॉल के हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं जिनके डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हो। तो फोर्स इज मेजर्ड अकॉर्डिंग टू विच लॉ ऑफ मोशन? आपका आंसर होगा, मेजर की बात हो रही है तो आपका आंसर होगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन इसका राइट आंसर होगा। और अगर यहां पर कहता कि कौन सा लॉ फोर्स को डिफाइन करता है, फिर आपका आंसर क्या होता? फर्स्ट लॉ। अगर वो कहता कि वो कौन सा लॉ है जो ये बताता है कि फोर्सेस पेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, आपका आंसर होगा थर्ड लॉ। वो कौन सा लॉ है जो एक्सेलेरेशन को डिस्क्राइब करता है? सेकंड लॉ। ये तमाम चीजें आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास कौन सा लॉ क्वांटिटेटिव नेचर बताता है, कौन सा लॉ क्वालिटेटिव नेचर बताता है। ये बातें हमने सारी अपने लेक्चर में डिस्कस की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर रेंज टू हैव मैक्सिमम वैल्यू द फंक्शन साइन 2 थीटा शुड हैव वैल्यू। देखिए रेंज का जो फार्मूला है वो है वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। तो कहता है रेंज की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? मैंने बताया था आपको कि रेंज की वैल्यू मैक्सिमम होने की कंडीशंस क्या क्या थी। एक मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था कि साइन 2 थीटा क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। और फिर मैंने ये बताया था कि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1। और साहब मैंने ये बताया था कि 2 थीटा कितना होना चाहिए? 90। और इन द एंड फिर मैंने कहा था कि तमाम चीजों को सॉल्व करने के बाद थीटा कितना आएगा? 45 डिग्री। तो ये तमाम वो कंडीशंस हैं जिसके लिए आपकी रेंज आती है मैक्सिमम। तो आपका आंसर करेक्ट क्या होगा? चार्ली होगा। इफ साइन 2 थीटा इज मैक्सिमम एंड दैट इज इक्वल टू 1। और ये बात याद रखिएगा कि चाहे साइन थीटा हो चाहे कॉस थीटा हो, चाहे साइन थीटा चाहे कॉस थीटा, इन दोनों की जो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास होती है वो पॉजिटिव -1 होती है। कभी भी आपकी किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन करते हुए साइन की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर आ जाए तो समझ जाएं आप कहीं कैलकुलेशन में गलती कर रहे हैं। कॉस की वैल्यू कैलकुलेट करते हुए 1 से ग्रेटर आ जाए तो समझ लें कहीं पर गलती कर रहे हैं। तो क्वेश्चन था कि साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अगर तो क्वेश्चन होता कि थीटा, तो फिर आप कहते कि आपका आंसर 45 है। उसने थीटा नहीं पूछा, उसने साइन 2 थीटा पूछा, इसलिए चार्ली आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मूविंग बॉडी पोजेस इंपल्स व्हेन। क्या हर मूविंग बॉडी में इंपल्स होता है? क्या हर मूविंग बॉडी में इंपल्स होता है? मैंने ये बात आपको बताई थी कि मूविंग जो बॉडी है उसमें इंपल्स प्रेजेंट होता भी है और नहीं भी होता। अच्छा, जो जिनका फर्स्ट डे है उनको वेलकम कहते हैं। आप लोगों ने को स्केजुअल अगर नहीं मिला तो आप लोगों को स्केजुअल शेयर कर दिया जाएगा। आपका जो यूनिट 1 का टेस्ट है वो एंड में होगा। ये यूनिट 1 टेस्ट की डिस्कशन उन लोगों की है जिनका प्रॉपर सेशन 13 जुलाई से स्टार्ट हुआ था। तो मूविंग बॉडी के अंदर इंपल्स हमारे पास प्रेजेंट होता भी है और नहीं भी होता। इंपल्स प्रेजेंट किन में नहीं होता और किन में होता है, इसकी बात पता होनी चाहिए। याद रखिएगा कि इंपल्स प्रेजेंट किन में होगा? जो सिस्टम एक्सेलेटेड होते हैं। जो सिस्टम क्या होंगे? एक्सेलेटेड। एक्सेलेटेड सिस्टम का मतलब जिन पे फोर्स अप्लाई हो रही होगी, जिनकी एक्सेलेरेशन नॉन जीरो होगी, जिनका मोमेंटम का चेंज नॉन जीरो होगा। और इसके अलावा आप क्या कह सकते हो? इसके अलावा आप कह सकते हो कि जिनकी वेलोसिटी का चेंज भी नॉन जीरो होगा, मतलब वेलोसिटी वेरिएबल होगी। और अगर हम कहते हैं कि इंपल्स जीरो, इसका मतलब सिस्टम क्या होगा? नॉन एक्सेलेटेड सिस्टम होगा। नॉन एक्सेलेटेड सिस्टम का मतलब हुआ कि जिस पे कोई फोर्स अप्लाई ना हो रही हो, जिसकी एक्सेलेरेशन जीरो हो, जिसके मोमेंटम का चेंज जीरो हो, और जिसमें वेलोसिटी का चेंज जीरो। और वेलोसिटी के चेंज का मतलब वेलोसिटी क्या होगी? यूनिफॉर्म। और यहां वेलोसिटी क्या होगी? वेरिएबल। ये तमाम मैंने आपको कंडीशंस बता दी। तो यहां पर क्या होगा? अ मूविंग बॉडी पोजेस इंपल्स व्हेन इट हैज एक्सेलेरेशन। करेक्ट आंसर इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द इक्वेशन ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल व्हेन, इक्वेशंस ऑफ मोशन कब अप्लाई होती हैं? लेक्चर में बात की थी कि हमारे पास जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं और इवन जो लॉज ऑफ मोशन है उनकी लिमिटेशन होती है। हर लॉ जब पढ़ा जाता है, हर प्रिंसिपल जब पढ़ा जाता है तो किसी लिमिटेशन के साथ पढ़ा जाता है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन की लिमिटेशन क्या थी कि एक्सेलेरेशन मस्ट बी कांस्टेंट। तभी हमने कहा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलेरेशन अगर कांस्टेंट है तो वहां इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज होंगी। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं है, इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज नहीं होंगी। कि बताएगा कि लॉज ऑफ मोशन की लिमिटेशन क्या है? लॉज ऑफ मोशन की लिमिटेशन मैंने बताई थी आपको। एक ऑप्शन, एक आंसर था इनर्शियल फ्रेम, बिल्कुल, और दूसरा आंसर था स्लो मूविंग बॉडीज। तो स्लो मूविंग बॉडीज हो और हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो तो तब हमारे पास जो लॉज ऑफ मोशन है वो अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी एक्स एंड वाई इज शोन इन द फिगर। द रेशियो ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ वाई टू एक्सेलेरेशन ऑफ एक्स। मैं इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा इनलार्ज कर दूं ताकि क्लियरली आपको नजर आ जाए। एक मिनट वेट कीजिएगा। जी, अब आपको डायग्राम क्लियर नजर आ रही होगी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी एक्स एंड वाई इज शोन इन फिगर। द रेशियो ऑफ द एक्सेलेरेशन ऑफ वाई टू एक्सेलेरेशन ऑफ एक्स। हम सब लोग जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होती है जिसको हम tan थीटा बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन। और मैंने आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताया था कि अगर आपको एक्सेलेरेशन की रेशियो फाइंड करनी हो ऐसे ग्राफ्स के अंदर तो बेसिकली आपको tan थीटा की रेशियो फाइंड करनी पड़ती है। अब उसने आपको कहा y टू x, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने न्यूमरेटर में जो रखना है वो y रखना है और डिनोमिनेटर में क्या रखना है x। तो ऊपर आएगा tan y और नीचे आपके पास क्या आएगा? नीचे आपके पास आएगा tan x। अब एंगल की बारी, और एंगल आपने लेना होता है किसके साथ? विद x एक्सिस। तो अगर इसका y के साथ एंगल 30 है तो x के साथ एंगल कितना है? 60। तो यहां पर आपके पास आएगा tan 60। नीचे x का एंगल कितना है? 30। तो यहां पर आपके पास आएगा tan 30। तो tan 60 अंडर रूट ऑफ 3, tan 30 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 3। तो अंडर रूट 3 जाके अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3:1 आपका आंसर होगा। तो 3:1 करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या है? दैट इज अल्फा। क्लियर है कि जब भी आपके पास ग्राफ हो और एंगल गिवन हो और आपका क्वेश्चन स्लोप से रिलेटेड हो तो आपने क्या करना होता है? आपने वहां पर फाइंड करनी होती है tan थीटा की वैल्यू। तो यहां tan थीटा की वैल्यू फाइंड की और आपको पता चल गया कि रेशियो किसके इक्वल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ s इज द डिस्टेंस मूव बाय अ बॉडी एंड d इज द डिस्प्लेसमेंट देन विच ऑफ द गिवन इज नॉट पॉसिबल। इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है? क्वेश्चन एंड में बचे, अनाया मलिक एंड में पूछिएगा जो आपने ये पूछना है। कहता है इफ s इज द डिस्टेंस मूव बाय अ बॉडी एंड d इज द डिस्प्लेसमेंट देन विच ऑफ द गिवन इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन को जल्दी नहीं पढ़ना, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है और देखना कि क्या उसने पूछा पॉसिबल या इम्पॉसिबल। जैसे विच वन इज करेक्ट, विच वन इज इनकरेक्ट, तो ये देख लेना है। अब नॉट पॉसिबल, हम लोग जानते हैं कि जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट के या तो मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, जो डिस्टेंस होगा वो या तो डिस्प्लेसमेंट के साथ मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन वो कहता है कि डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। बीटा कहता है डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन डिस्टेंस, ये पॉसिबल नहीं है। डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है और अल्फा और डेल्टा जो ऑप्शन आपके पास है वो सिमिलर है
इसमें बेसिकली यहां पर ये साइन होना चाहिए था। तो करेक्ट आंसर आपके पास कौन सा है? करेक्ट आंसर आपके पास बीटा, क्योंकि हमने नॉट पॉसिबल चूज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अच्छा, और यहां पर एक और आपको बात मैं रिवाइज करवा दूं कि अगर आपसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशो पूछी जाए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशो क्या होती है? इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 1। और अगर आपसे रेशो पूछी जाए डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस की, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, तो वो आपके पास रेशो क्या होती है? लेसर देन एंड इक्वल टू 1। तो ये भी आपको याद रखना। एन इंपल्स इज अप्लाइड टू अ मूविंग ऑब्जेक्ट at angle of 120 degree with respect to the velocity vector. The angle between the impulse vector and change in momentum is, क्या आंसर होगा इसका? कहता है एक इंपल्स अप्लाई हुई है एक मूविंग बॉडी पर, कितने एंगल पर? 120 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, कि वेलोसिटी के साथ हमारा एंगल क्या है? वो 120 डिग्री है। द एंगल बिटवीन द इंपल्स वेक्टर एंड चेंज इन मोमेंटम, तो आपसे पूछा गया कि इंपल्स वेक्टर और चेंज इन मोमेंटम में एंगल क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि इंपल्स बाय डेफिनेशन चेंज इन मोमेंटम होता है, और इंपल्स की डायरेक्शन वही होती है जो चेंज इन मोमेंटम की होती है। और चेंज इन मोमेंटम के अलावा अगर ऑप्शन फोर्स होती तो वो भी करेक्ट था कि इसकी डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की होगी। तो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, उसी चीज को जो हमने पढ़ा उसको प्रैक्टिकली उसने एक स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछा। तो जब पीएमसी में ये लिखा जाता है कि 30% आपके क्वेश्चन जो हैं वो आपके एप्लीकेशन बेस होने हैं, तो ये बेसिकली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि आपको पता था कि इंपल्स वेक्टर है, आपको पता था कि इंपल्स चेंज इन मोमेंटम के फोर्स के अलॉन्ग है, उस चीज को उसने अप्लाई करके पूछा एक कंडीशन के ऊपर, और आपने उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर देना था। तो क्या एंगल होगा इंपल्स का और चेंज इन मोमेंटम का? आपका आंसर होगा 0 डिग्री। करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। A projectile of mass 50 kilogram is shot vertically upward with an initial velocity of 100 meter per second. After 5 seconds, it explodes into fragments, one of which having a mass of 20 kilogram is traveling vertically with a velocity of 150 meter per second. What is the velocity of the other fragment at that instant? क्वेश्चन की स्टेटमेंट के लेंथी होने का कभी मतलब ये नहीं होता कि वो क्वेश्चन डिफिकल्ट है। क्वेश्चन के स्टेटमेंट का लेंथी होने का मतलब ये नहीं होता कि वो क्वेश्चन डिफिकल्ट है, उसको आपने समझ के करना होता है। अच्छा सैर परवीन बच्चे लास्ट में पूछ लीजिएगा, जो क्वेश्चन रिपीट करना हुआ आप लास्ट में बताइएगा, मैं रिपीट कर दूंगा। अब 10th क्वेश्चन को पढ़ें। कहता है प्रोजेक्टाइल ऑफ मैस 50 किलोग्राम। हमें प्रोजेक्टाइल का मैस दे दिया गया और वो कितना है? वो आपके पास है 50 किलोग्राम। उसको शॉर्ट किया वर्टिकली अपवर्ड, कितनी वेलोसिटी के साथ? वेलोसिटी गिवन है उसकी 100 मीटर पर सेकंड। कहते हैं आफ्टर 5 सेकंड या 5 सेकंड गुजरे, वो यहां पर जाकर एक्सप्लोड हो गया, यहां पर उसका एक्सप्लोजन हुआ। कहता है वन ऑफ विच हैविंग अ मैस ऑफ 20 किलोग्राम, उसमें से जो एक हिस्सा था उसका जिसका मैस 20 किलोग्राम था, वो वर्टिकली मूव करना स्टार्ट हो गया 150 मीटर पर सेकंड से। तो कहता जो दूसरा हिस्सा उसका होगा वो कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा? तो देखें अगर एक हिस्सा 20 किलोग्राम का तो दूसरा हिस्सा कितना होगा? वो 30 किलोग्राम का होगा। पहली बात तो ये मैं समझ आ गई। क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा यहां कॉन्सेप्ट यूज होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, कि जितना मोमेंटम आपके पास कोलिजन उससे एक्सप्लोजन से पहले था उतना ही मोमेंटम आपके पास एक्सप्लोजन के बाद होगा। मोमेंटम जो बिफोर एक्सप्लोजन होगा उतना ही मोमेंटम आपके पास आफ्टर एक्सप्लोजन होगा। अब आफ्टर एक्सप्लोजन तो समझ आती है कि दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट उसके मैस को मैं कह देता हूं m1, उसकी वेलोसिटी v1 गिवन है 150, कि मैंने इसको कह दिया m1, इसको कह दिया v1। दूसरे का मैस के पार्ट को मैं कह दिया m2 और मैंने v2 बेसिकली कैलकुलेट करनी है। एक्सप्लोजन से पहले अगर बात करें तो हमारे पास जो मैस है वो कितना है? वो है m, और वो कितना है 50 किलोग्राम। कि बताएगा यहां वेलोसिटी मैं क्या यूज करूंगा? क्या यहां पर जो मेरी वेलोसिटी है मैं वो 100 मीटर यूज करूंगा, या मैं वो वेलोसिटी यूज करूंगा जो 5 सेकंड के बाद है एट द टाइम ऑफ एक्सप्लोजन? मैं वो वेलोसिटी यूज करूंगा जिससे मैंने उसको प्रोजेक्ट किया, या मैं वो वेलोसिटी यूज करूंगा जो एट द टाइम ऑफ एक्सप्लोजन होगा?
बिल्कुल, हम वो वेलोसिटी फाइंड करेंगे जो एट द टाइम ऑफ एक्सप्लोजन है, क्योंकि हमें जिससे फेंका उससे हमारा गर्ज नहीं है, हमें उससे गर्ज है कि जिस टाइम के ऊपर वो एक्सप्लोड हुआ उससे पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी। तो बच्चे आपको करना क्या पड़ेगा, आपको पहले एक्सेलरेशन के फार्मूला को यूज करते हुए फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करना पड़ेगा। देखें, जब बॉडी को हम वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो अपवर्ड थ्रो करते हुए हम लोग जानते हैं कि उसकी जो एक्सेलरेशन होती है वो नेगेटिव जी होती है। तो चाहे तो आप एक्सेलरेशन का फार्मूला यूज कर लें, चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लें। तो देखें क्या मैं करूंगा, मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करूंगा, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये वो वी एफ की वैल्यू है जो मुझे यहां सब्स्टिट्यूट करनी है। मेरे पास वी आई कितना है, मेरे पास वी आई 100 है, यहां पर 100 आ जाएगा। ऊपर जाते हुए यहां पर आ जाएगी एक्सेलेरेशन नेगेटिव, और कितनी 10, टाइम कितना है 5, तो यहां के पास आएगा 100 माइनस 50, फाइनल वेलोसिटी कितनी आएगी 50 मीटर पर सेकेंड। अब वैल्यूज पुट करें, मैस कितना है 50, वेलोसिटी भी कितनी है 50, m1 कितना है, m1 आपके पास है 20, v1 कितना आपके पास 150, m2 कितना आपके पास 30, और v2 आपने कैलकुलेट करना, v2 आपने क्या करना है वो कैलकुलेट करना। अब 50 इंटू 50 ये 2500 हो जाएगा, 2 इंटू 15 30, साथ 2 जीरो और भी हैं 3000 प्लस 30 टाइम्स v2, 30,000 लेफ्ट साइड पे जाकर सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 2500 माइनस 3000 इज इक्वल टू 30 टाइम्स v2। 2500 में से 3000 सब्ट्रैक्ट करो, ये नेगेटिव 500 आएगा, 30 लेफ्ट पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल हो गया। तो v2 कितना है, v2 माइनस 50 ओवर 3 है, तो 3 इंटू 16, तो अप्रॉक्सीमेटली जो आंसर होगा वो 16 होगा विद नेगेटिव साइन, और यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकेंड। अब 16 के सबसे क्लोज जो आंसर है वो आपका क्या होगा, वो राइट आंसर होगा। तो 16 के सबसे क्लोज आपका आंसर क्या है, बीटा, तो बीटा इज द राइट आंसर। ये नहीं कहते ना नन, नन तब कहते जब वैल्यू बहुत ज्यादा डिफरेंट होती, जब क्लोज क्लोज वैल्यू है तो फिर आप उसके मुताबिक बीटा को करेक्ट मानोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a car runs at a constant speed on a circular track of radius 100 meter, taking 62.8 seconds on each lap. What is the average speed and average velocity on each complete lap? एक कार कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट कर रही है, तो कितना रेडियस है 100 मीटर, टाइम कितना लेती है 62.8 सेकेंड एक लैप कंप्लीट करने के लिए। कहता व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑन ईच कंप्लीट लैप। आपको एक लैप के लिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। देखें, अगर तो कंप्लीट लैप है तो कंप्लीट लैप में आपकी जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू वो जीरो, अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी। अब एवरेज वेलोसिटी जीरो बीटा और चार्ली में मेंशन है, तो बीटा और चार्ली में से एक आंसर करेक्ट है। अब चेक करते हैं कौन सा, उसके लिए आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी एवरेज स्पीड की वैल्यू। और एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम है। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, सर्कमफेरेंस के इक्वल, क्योंकि एक कंप्लीट लैप का मतलब एक सर्कल है, और एक सर्कल के अंदर 2 पाई आर आएगा, और नीचे टाइम टी। अब वैल्यूज पुट करें, आर कितना गिवन है 100, और आपके पास टाइम कितना गिवन है 62.8। अब सॉल्व इसको कैसे करना, पाई को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पाई होता है 3.14, जब 3.14 मल्टीप्लाई 2 से होगा यह आपके पास आएगा 6.28, और 6.28 मल्टीप्लाई आपके पास किससे हुआ 100 से, तो 6.28 मल्टीप्लाइड बाय 100 आपके पास कितना आएगा, ये आएगा 628। सिक्स 6.28 को मैंने मल्टीप्लाई किसे किया, मैंने मल्टीप्लाई किया 100 से, तो ये कितना आपके पास वैल्यू आ गई 628, और डिवाइड आप किसे कर रहे हो, डिवाइड आप कर रहे हो 62.8 से। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे 62.8 तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड जहां पर 10 है वो राइट आंसर है, तो बीटा इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बेसबॉल इज थ्रोन वर्टिकली
into the air, the acceleration of the ball at its highest point is। देखिए वर्टिकल मोशन के अंदर हो या प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हो, हमारे पास मैक्सिमम हाइट के ऊपर जब बॉडी पहुंचती है तो मैक्सिमम हाइट के ऊपर हमारी एक्सेलेरेशन जो है वो जी के इक्वल होती है, और कहां होती है? डाउनवर्ड। कहां होती है? डाउनवर्ड। इवन प्रोजेक्टाइल मोशन में भी अगर हमसे पूछा जाए कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर, तो मैक्सिमम हाइट के ऊपर हमारी जो एक्सेलेरेशन होती है वो डाउनवर्ड होती है, और किसके इक्वल होती है? वो जी के इक्वल होती है। तो कौन सी ऑप्शन हमारे पास यहां करेक्ट होगी? डेल्टा, जी और डाउनवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन इज करेक्ट इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। आपसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला पूछा हुआ है, तो हमने इसको पढ़ा था, उम्मीद आपको याद होगा। क्या फार्मूला इसका था? इनमें से अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा। अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा, क्या आंसर होगा? डेल्टा, बिल्कुल। आप लोगों को याद है कि हम जब वेलोसिटी को फाइंड करते हैं तो वी एफ एक्स इक्वल आता है वी आई एक्स, जो वी आई कॉस थीटा, और जो वी एफ वाई वो वी आई वाई माइनस जी टी। और आपने इन वैल्यूज को पुट करना होता है कहां पर? अंडर रूट ऑफ वी एफ एक्स का स्क्वायर प्लस वी एफ वाई का स्क्वायर। तो सॉल्व करने से डेल्टा आंसर आता है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, तो डेल्टा आपका राइट आंसर होगा। वी आई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 वी आई जी टी साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a player caught a cricket ball of mass 150 gram moving at a rate of 20 meter per second। mass given है 150 ग्राम। ये क्या गिवन है? ये बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी गिवन है। यूनिट से पता चल गया 20 मीटर पर सेकेंड रेट। इफ द कैचिंग प्रोसेस इज टू बी कंप्लीटेड इन 0.1 सेकेंड, टाइम हमें गिवन है 0.1 सेकेंड। द फोर्स ऑफ द ब्लो एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड्स ऑफ द प्लेयर। आपको फोर्स कैलकुलेट करनी है, तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे आप? फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये आपके पास आएगा m टाइम्स डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। मैंने डेल्टा पी को m डेल्टा वी लिख दिया। अब ये ग्राम है, कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। और डेल्टा वी हमारे पास कितना है? डेल्टा वी हमारे पास है 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर आपके पास मल्टीप्लाई और जो चीज कैंसिल होती है उसको कैंसिल करो, ये 2 0 कैंसिल हो गए। 15 इंटू 2 आपके पास क्या आएगा? 15 इंटू 2 जो टाइम में लिखना भूल गया, सॉरी, टाइम भी नीचे आएगा, टाइम 0.1 है। 0.1 15 इंटू 2 आपके पास आएगा 30, और 10 इंटू 0.1 ये कितना आ जाएगा? 1। तो आपका आंसर क्या है? 30 न्यूटन। तो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। ये डेल्टा वी गिवन है। डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी तो तब होता जब एक्सेलेरेशन गिवन होती। तो करेक्ट आंसर इज बीटा। एफ इज इक्वल टू एम ए सॉल्व तब करते अगर एक्सेलेरेशन गिवन होती। अब यहां पर एक्सेलेरेशन गिवन नहीं है, तो इसलिए एफ इज इक्वल टू एम ए को यूज नहीं कर सकते। 15 क्वेश्चन, अ फोर्स टाइम ग्राफ फॉर अ लीनियर मोशन इज शोन इन फिगर वेयर द सेगमेंट्स आर सर्कुलर। अब जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो पाथ है ये सर्कुलर है। इसका मतलब ये सर्कल का 1/4 पार्ट है, ये सर्कल का 1/4 पार्ट है, और ये आपके पास क्या है? ये सेमी सर्कल है। द लीनियर मोमेंटम गेन बिटवीन 0 एंड 8 सेकेंड। तो कहता है कितना लीनियर मोमेंटम गेन होगा फ्रॉम 0 टू 8 सेकेंड, 0 से लेकर 8 सेकेंड। ग्राफ है फोर्स और टाइम का, और मैंने आपको बताया था कि जब फोर्स और टाइम का ग्राफ हो तो उस ग्राफ का एरिया आपके पास चेंज इन मोमेंटम के इक्वल आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको 0 से लेकर 8 तक मोमेंटम फाइंड करना है तो आपको एरिया फाइंड करना पड़ेगा। अगर आपको 0 से लेकर 8 तक एरिया फाइंड करना है तो आपको चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना पड़ेगा। अब यहां पर देखें कि एरिया की वैल्यू क्या है। विदाउट कैलकुलेशन आप इसको सॉल्व करोगे कि अगर अपर हाफ का एरिया या अपर हाफ का चेंज इन मोमेंटम आपके पास पॉजिटिव आएगा क्योंकि फोर्स पॉजिटिव है, तो लोअर हाफ का चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा? वो नेगेटिव आएगा। और अगर मैं इन दोनों पार्ट्स को कंबाइन करूं तो क्या इन दोनों पार्ट्स को कंबाइन करने से हमारे पास नीचे भी एक सेमी सर्कल कंप्लीट होगा?
अब नीचे भी एक सेमी सर्कल है, उसका टोटल एरिया लेट से नेगेटिव डेल्टा पी, ऊपर भी सेमी सर्कल है डेल्टा पी, तो फिर आपके पास टोटल जो मोमेंटम आएगा वो किसके इक्वल आएगा, ऊपर का एरिया पॉजिटिव, नीचे का एरिया नेगेटिव। जितना ऊपर एरिया पॉजिटिव है उतना नीचे एरिया नेगेटिव है, तो दोनों कैंसिल आउट होंगे, आपका आंसर 0 आएगा। क्वेश्चन में डेटा को लिखने की जरूरत नहीं है, आपको देख के पता चल रहा है कि जितना एरिया पॉजिटिव उतना एरिया नेगेटिव, दोनों कैंसिल आउट, तो आंसर क्या होगा इसका 15 का बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट 45 डिग्री, इट्स रेंज इज 90 मीटर, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी। 45 डिग्री पे फेंकने का मतलब होगा कि आपकी जो रेंज है वो मैक्सिमम है, और मैक्सिमम रेंज की वैल्यू कितनी गिवन है, 90 मीटर। क्या चीज कैलकुलेट करनी है आपने इनिशियल वेलोसिटी को कैलकुलेट करना। मैक्सिमम रेंज का फार्मूला क्या होता है, वी आई स्क्वायर डिवाइड बाय जी, जी मल्टीप्लाई करोगे तो यह आएगा वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू आर मैक्स इंटू जी, स्क्वायर एलिमिनेट करने के लिए अंडर रूट, तो यह आ गया अंडर रूट आर मैक्स इंटू जी। अब वैल्यूज पुट करें, आर मैक्स 90, जी 10, 900, और 900 का अंडर रूट क्या होगा 30, तो 30 मीटर पर सेकेंड आपका राइट आंसर है, तो 16 का आंसर क्या होगा बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बी R1 then kinetic energy is maximum after covering a horizontal distance equal to, सोच समझ के करने वाला क्वेश्चन है। कहता है कि प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है वो R1 है, या इस बार R1 की फॉर्म में नीचे डाटा लिखा हुआ है, R1 बेसिकली R ही होना चाहिए था, R1 नहीं होना चाहिए था। देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम आफ्टर कवरिंग अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ, कहता फिर दोबारा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी। तो देखो मैंने आपको पॉइंट लिखवाए थे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में कहां पर आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और कहां मिनिमम होती है। तो वो पॉइंट अगर आपको याद है कि कहां मैक्सिमम है और कहां मिनिमम, आप इसका आंसर दे सकते हो। मैक्सिमम स्पीड होती है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग पे। इसका मतलब जहां स्पीड आपकी मैक्सिमम होगी वहां काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। तो कहता है कितने डिस्टेंस के बाद दोबारा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, आप कहोगे पॉइंट ऑफ लैंडिंग पे, तो क्या पॉइंट ऑफ लैंडिंग दोबारा आर डिस्टेंस नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या है डेल्टा। और कहां स्पीड होती है मिनिमम, और ये नॉन जीरो होती है, ये होती है मैक्सिमम हाइट के ऊपर। कहां पर होती है, मैक्सिमम हाइट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the velocity at the maximum height of projectile is half of its initial velocity, its range on the horizontal plane is। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ें, कंडीशन पहले गिवन है और फिर आपसे रेंज कैलकुलेट करने को कहा गया। कहता है द वेलोसिटी इज एट द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, कि जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर मैक्सिमम हाइट है, उस मैक्सिमम हाइट के ऊपर आपकी जो वेलोसिटी है वो 50% है किसके, इनिशियल वेलोसिटी के। अब कंडीशन ये कि यहां पर जो भी वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू 50%, मतलब हाफ किसके, आपकी इनिशियल वेलोसिटी के। तो बताओ रेंज क्या होगी। तो ये जो कंडीशन आपको गिवन है ना कि फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे जो है वो 50% है, इसका पर्पस एंगल फाइंड करना। इसका पर्पस क्या है, एंगल फाइंड करना, क्योंकि आप जानते हो कि मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी होती है वो वी आई कॉस थीटा के इक्वल होती है। तो मैंने वी एफ की जगह वी आई कॉस थीटा पुट कर दिया, यह आ गया हाफ टाइम वी आई से कैंसिल, कॉस थीटा 1/2 आ गया, कॉस राइट पे जाकर इनवर्स होगा, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2। कॉस किस एंगल पे 1/2 होता है, 60। तो आपको इस कंडीशन से पता चला कि आपका एंगल कितना है, 60 है। अब जब एंगल पता चल गया, अब इसको अप्लाई कर दो रेंज के फार्मूला में। रेंज का फार्मूला होता है वी आई स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाय जी। अब आपने एंगल यहां पुट करना है 60, वी आई स्क्वायर साइन 2 इंटू 60 डिवाइड बाय जी। अब आपके पास यहां पर आ गया वी आई स्क्वायर साइन ऑफ 120 डिग्री। अब यहां पर एक चीज सीखने वाली है कि आपको साइन 60, साइन 30, साइन 90 की वैल्यू तो पता है, ये साइन 120 कैसे फाइंड होगा।
ये साइन 120 कैसे फाइंड होता है, तो सुने बच्चे आइंदा कभी 120 आ जाए या 150 आ जाए तो कैसे आप इसको फाइंड करेंगे। अगर कहीं पर लिखा हुआ है साइन 120 डिग्री तो आपने उसको यूं लिख लेना है 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अगर कहीं पर लिखा हुआ है साइन 150 डिग्री या कॉस 150 डिग्री तो आपने उसको क्या लिख लिया, साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। एक रूल मैं आगे जाके आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिटेल में समझाऊंगा, यहां उस रूल को मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं कि जब भी फार्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा या अल्फा माइनस बीटा की फॉर्म में और वहां पर 90 या 270 आए तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब भी आपके पास एंगल यूं लिखा जाए साइन अल्फा प्लस माइनस बीटा या आपके पास लिखा जाए कॉस अल्फा प्लस माइनस बीटा और ये जो आपके पास एंगल है ये क्या एंगल हो, ये एंगल या तो आपके पास 90 डिग्री हो या आपके पास एंगल 270 डिग्री हो, तो इन दोनों एंगल्स के ऊपर आपका साइन चेंज हो जाएगा कॉस में और आपका कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। और अगर आपके पास जो ये एंगल है ये एंगल 0 डिग्री और ये 180 डिग्री हो, चाहे अल्फा या बीटा जो भी है, तो याद रखिएगा साइन कॉस में चेंज और कॉस साइन में चेंज नहीं होता। तो अब अगर यहां पर साइन 90 लिखा हुआ है तो साइन चेंज होगा, यह आ जाएगा कॉस 30। इसका मतलब साइन 120 कॉस 30 होता है और कॉस 30 √3/2 होता है। साइन 90 कॉस हो जाएगा तो ये कॉस 60 हो जाएगा, तो साइन 150 क्या होता है, कॉस 60 और कॉस 60 1/2 होता है। तो ये रूल है जो आप लोगों ने याद रखना है कि कभी भी आपका एंगल 120 या 150 आए तो आप 120 150 की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तरीकाकार मैंने आपको बता दिया, याद करना चाहें याद कर लें कि साइन 120 कॉस 30 है और साइन 150 कॉस 60 है, लेकिन मेथड भी पता होना जरूरी है। तो इससे क्या पता चला कि साइन 120 किसके इक्वल है, कॉस 30 के। तो मैं करूंगा क्या, मैं साइन 120 को रिप्लेस किससे कर दूंगा, कॉस 30 से। और कॉस 30 की वैल्यू आप सबको पता है कि क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा √3/2, यूज किया उन्होंने वेलोसिटी की जगह, डिवाइड बाय जी। तो √3/2 u स्क्वायर बाय जी। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सी हुई, फिर कौन सी ऑप्शन करेक्ट आपके पास इनमें से 18 में? अल्फा करेक्ट होगा, अंडर थोड़ा सा लेंथी मेरे पास आ गया। उम्मीद है आपके पास अंडर सही बना होगा। मैं देख लेता हूं इसको कि कंपोजिंग में गलती है या आपकी तरफ भी गलती है। आपकी तरफ गलती नहीं है क्योंकि आपके पास जो है वो अंडर इतना लिखा हुआ, तो करेक्ट आंसर इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इसको सेट कर लूं तो बेहतर होगा ताकि आपको भी आइडिया हो क्या लिखा हुआ है। कहता प्रोजेक्टाइल टाइम ऑफ फ्लाइट टी इज रिलेटेड टू रेंज एज, ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है g(t² इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेंज। हमें कंडीशन दी हुई है, कहते थे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, g(t²) किसके इक्वल है, 2 टाइम्स r के। तो हमारे पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। देखो बच्चे मैंने आपको शॉर्टकट्स बताए थे, ये उन शॉर्टकट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। आपको मैंने हाइट का जो शॉर्टकट बताया था वो क्या था, याद है किसी को, t² g डिवाइड बाय 8। और मैंने आपको जो मैक्सिमम रेंज का और हाइट का शॉर्टकट बताया था वो क्या था, वो 4 टाइम्स एज के इक्वल था। अब आपका जो शॉर्टकट है यहां बना हुआ है वो टाइम का और रेंज का बना हुआ है और आपको कंडीशन फाइंड करनी है कि ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होती है। तो क्या करें, चेक करने के लिए कि क्या ये दोनों मिक्स तो नहीं हुए हुए, आप क्या करो, यहां से जो हाइट की वैल्यू है उसको हाइट की जगह रिप्लेस कर दो। तो हाइट r मैक्सिमम बाय 4 है, इसको मैं क्या करने लगा हूं, यहां रिप्लेस करने लगा हूं। तो हाइट की जगह जब मैं r मैक्सिमम डिवाइड बाय 4 लिखता हूं तो देखते हैं कि रिजल्ट हमारा क्या उसके अकॉर्डिंग आता है या नहीं आता। ये 4 × 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बिल्कुल जो हमारा शॉर्टकट था उसको यूज करने से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है।
और अगर ये रेंज मैक्सिमम है इसका मतलब एंगल कितना है 45 डिग्री। एंगल कितना है 45 डिग्री। तो बजाय इसके कि आप बाकी चीजों को सोचना शुरू कर दो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जो कंडीशन आपके पास है उसको अप्लाई कर दो। तो हमने टाइम और हाइट का पढ़ा था, हमने रेंज और हाइट का पढ़ा था, मैंने उन दोनों को मिक्स किया, मेरी कंडीशन सही आ गई और यहां रेंज क्या है मैक्सिमम, दैट मींस एंगल कितना है 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 4 टाइम्स अंडर रूट 3 टाइम्स इट्स हाइट। यहां पर भी मिस्टेक आपको नजर आ रही होगी, 4 टाइम्स अंडर रूट 3। देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। अब यहां पर गिवन है कि जो रेंज है वो कितनी है 4 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 3 हाइट। क्या फाइंड करना है हमने फाइंड करना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को। तो देखें बच्चे, आपने शॉर्टकट जो पढ़ा था रेंज और हाइट का, अब उसकी बारी इस्तेमाल करने की, और वो क्या था शॉर्टकट, r टाइम्स tan थीटा इज इक्वल टू 4 टाइम्स हाइट। इस r की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यह आ गया 4 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 3 हाइट tan थीटा इज इक्वल टू 4 टाइम्स हाइट। हाइट से कैंसिल, 4 से कैंसिल, हाइट से कैंसिल, क्वेश्चन में क्या है, आप लोगों के पास 4 ओवर अंडर रूट 3 है या 4 इंटू अंडर रूट 3 है, क्योंकि यहां पर मुझे भी लग रहा है गलती है, क्योंकि यहां पर आपके पास अंडर रूट 3 आपके पास आ रहा है, क्या आपके पास आया हुआ था एलएमएस में अंडर रूट 3/4। नहीं बच्चे, मैं एलएमएस ओपन कर रहा हूं, 4 अंडर रूट 3 है, सही हम कर रहे हैं, सही यही वाला है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि अंडर रूट 3 को राइट साइड पे डिवाइड कर दो, तो tan थीटा कितना आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 3। अब आपको पता है कि tan इनवर्स 1 ओवर अंडर रूट 3 कब होता है, अगर अकेला अंडर रूट ऑफ 3 होता तो 60 था, अगर 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 3 है तो क्या आएगा 30 डिग्री आएगा। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या हुआ 30 डिग्री, एंड दैट इज डेल्टा। डेल्टा राइट आंसर होगा। 4 ओवर अंडर रूट 3 नहीं है, मैंने चेक कर लिया है, वो अंडर रूट 4 टाइम्स अंडर रूट 3 है, यही लिखा हुआ है एलएमएस के ऊपर भी, वहां गलती नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज 30 डिग्री। 21, potential energy of the projectile at the highest point of the path when projected with velocity u at angle theta। कहता है पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगी, मैंने आपको शॉर्टकट बताए थे, और यहां वो कहता है कि जो वेलोसिटी है इनिशियल वो किसके इक्वल है u के। तो क्या शॉर्टकट था, पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज लिखी हुई हैं, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर और v कितना यहां पर u, तो ये इसका आंसर होगा हाफ टाइम एम यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, हाफ टाइम एम यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। कौन सी ऑप्शन करेक्ट है आपके पास, अल्फा। और अगर क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी का होता तो आप जानते हो कि काइनेटिक के फार्मूला में कॉस स्क्वायर थीटा आता है, तो हाफ एम यू स्क्वायर फिर कॉस स्क्वायर थीटा होता। तो ये शॉर्टकट मैंने आपको लेक्चर में बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज शोन इन फिगर, इट इंप्लाइज दैट एट पॉइंट बी। हमें वेलोसिटी टाइम गिवन है, कहता पॉइंट बी पर क्या हो रहा है। आपको नजर आ रहा है बच्चे कि पहले वेलोसिटी कांस्टेंट थी, उसके बाद वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। पहले वेलोसिटी कांस्टेंट थी, फिर वेलोसिटी क्या कर रही है डिक्रीज, फिर वेलोसिटी क्या कर रही है इंक्रीज। तो मैं अगर तमाम पॉइंट्स को लिखता हूं, मैं ए के बारे में लिखूंगा कि ए पॉइंट के ऊपर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 है, आपकी फोर्स की वैल्यू 0 है। पॉइंट बी के ऊपर वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब बॉडी
डी एक्सेलेट करेगी, एक्सेलेशन नॉन जीरो, और इसका मतलब फोर्स अप्लाई हो रही है। और सी पॉइंट को अगर देखा जाए तो सी पॉइंट पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, एक्सेलेशन यहां भी नॉन जीरो, फोर्स यहां भी नॉन जीरो। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये कि यहां पर आपके पास रिटार्डेशन हो रही है, मोशन अपोज हो रही है, और यहां पर आप मोशन को क्या कर रहे हो? सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? चार्ली। देयर इज अ फोर्स विच अपोजेस द मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ball is released from top of a tower of height h meter. It takes t seconds to reach the ground. What is the position of the ball in t by 3 seconds? क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ें। कहता है एक बॉल को रिलीज किया एक टॉवर के टॉप से, जिसकी जो हाइट है टॉवर की वो कितनी है? वो h मीटर है। कहता है उसको t टाइम लगता है ग्राउंड तक पहुंचने में। मतलब अगर यहां पर टाइम 0 है तो टोटल टाइम उसको कितना लग रहा है? t। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल एट इन t by 3 seconds? कहते हैं t by 3 seconds में उस बॉल की पोजीशन क्या है? और अगर आप ऑप्शंस को देखो तो तमाम ऑप्शंस फ्रॉम द ग्राउंड है, फ्रॉम द ग्राउंड। इसका मतलब जो आपका आंसर आएगा उसको h में से सेपरेट करना पड़ेगा। तो आपने बॉल को यहां से ड्रॉप किया, आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। आपने टाइम कितना कंसीडर किया? t by 3, और t by 3 सेकंड के अंदर आपने देखना है कि बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई। टाइम गिवन है, आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है, और आपके पास वेलोसिटी 0 है। कौन सी इक्वेशन यूज करें? सेकंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ टाइम AT स्क्वायर। s किसके इक्वल आएगा? जो हमने कैलकुलेट करना है डिस्टेंस। VI कितना है? 0, और यहां के पास आ जाएगा हाफ, ए की जगह क्या लिखोगे? g, और टाइम कितना है? t by 3 होल स्क्वायर। अब यहां पर t का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा हाफ टाइम g t स्क्वायर 1/9। हाफ g t स्क्वायर 1/9। ये हाफ जी टी स्क्वायर क्या है बच्चे? ये हाफ जी टी स्क्वायर है, ये बेसिकली आपकी टोटल हाइट है। ये आपके पास क्या है? टोटल हाइट के जब आप बॉडी को यहां से ड्रॉप करते हो तो यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? t। तो हाफ जी टी स्क्वायर वो है। तो डिस्टेंस कितना आ गया? डिस्टेंस फिर आपका आ गया h by 9। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस उसने कवर किया वो h by 9 है। आपको ग्राउंड से पूछा गया ये वाला डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कैसे फाइंड होगा? h डैश फाइंड करने के लिए टोटल में से h by 9 को सेपरेट करोगे, एलसीएम आएगा 9, तो 9h minus h, आंसर इज 8 by 9h फ्रॉम ग्राउंड। अगर तो टॉप से पूछता तो टॉप से आंसर ये है, लेकिन हमारी ऑप्शन फ्रॉम ग्राउंड है, तो इसका आंसर क्या होगा? 8 by 9h। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। तो क्वेश्चन को समझ के सॉल्व करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या उसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle starting from rest undergoes a rectilinear motion with acceleration a. The variation of a with time is maximum velocity attained by the particle during the motion is. क्वेश्चन है कि पार्टिकल मूव कर रहा है रेस्ट से और रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर है, और उसकी जो एक्सेलेरेशन है वो a है। हमें जो ग्राफ गिवन है वो a का विद टाइम गिवन है कि a वेरी कर रहा है विद टाइम। क्या चीज फाइंड करनी है? फाइंड करनी है मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन बाय द पार्टिकल। देखो बच्चे, हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है एक्सेलेरेशन टाइम से। तो एक्सेलेरेशन टाइम के ग्राफ्स का एरिया वेलोसिटी बताएगा या स्लो बताएगा? एक्सेलेरेशन ऑफ टाइम का एरिया बताएगा या वेलोसिटी बताएगा? यामा एटकिंसन, एक काम तो ये करें कि पहले अपना नाम ओरिजिनल यूज करें। आज हम एक अनाउंस करेंगे पॉलिसी कि आप लोगों ने अगर लाइव क्लास लेनी है तो जिस नाम से आप लोग रजिस्टर्ड हैं आप लोग वो नाम यूज करेंगे, अदरवाइज आप लोगों को हम यहाँ लाइव चैट से ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं है कि हमारा स्टूडेंट हमारे साथ इनरोल है हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। तो एक्सेलेरेशन और टाइम का ग्राफ अगर गिवन हो तो यहां पर याद रखिएगा कि एरिया यूज होगा। क्यों? एरिया में परपेंडिकुलर और बेस मल्टीप्लाई होंगे, और परपेंडिकुलर और बेस मल्टीप्लाई होंगे तभी वो वेलोसिटी के इक्वल आएंगे। तो आपने करना क्या है? इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है।
अब एरिया ट्राइंगल का आप सबको पता है, हाफ टाइम बेस इनटू हाइट। तो इसकी बेस आपके पास कितनी है 11, बेस यहां से यहां तक 11 और हाइट कितनी है 10। तो क्या आपके पास रिजल्ट आएगा 5 इंटू 11 55। तो 55 मीटर पर सेकेंड राइट आंसर है एंड दैट इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन लॉन्च एट एंगल ऑफ 150 सॉरी नहीं है, ये 15 डिग्री है, विद द हॉरिजॉन्टल इज 1.5 किलोमीटर। जब 15 डिग्री से लॉन्च किया तो रेंज की वैल्यू 1.5 किलोमीटर है। कहता व्हाट इज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन लॉन्च एट एंगल ऑफ 45 डिग्री। कहता जब 45 डिग्री पे लॉन्च करेंगे, तो 45 डिग्री पे जब लॉन्च करेंगे तो तब हमारे पास रेंज की वैल्यू क्या होगी। आपको कंडीशन मैंने बताई थी कि 15 डिग्री वो एंगल होता है जहां पर आपकी रेंज मैक्सिमम रेंज के हाफ होती है। तो 45 डिग्री पे रेंज क्या है मैक्सिमम, इसका मतलब जो मैक्सिमम रेंज आपके पास होगी वो 15 डिग्री वाली रेंज के क्या होगी डबल, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 इंटू 1.5 आपका आंसर क्या आएगा 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर आपका राइट आंसर है, आंसर इज बीटा। खिजर अगर आपने 18th वाला सेशन ज्वाइन किया है ना, तो आप लोगों का यूनिट 1 लास्ट के अंदर है, और अगर आप पहले देखना चाह रहे हो तो जब आपका LMS एक्टिव हो जाएगा तो उस LMS में यूनिट 1 के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के। इफ द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इंक्रीजेस, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप हमारे पास वेलोसिटी होती है। तो स्लोप अगर इंक्रीज करेगी दैट मींस वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। अगर हमारे पास स्लोप इंक्रीज करेगी तो वेलोसिटी भी क्या करेगी इंक्रीज करेगी। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा 26 का चार्ली। और अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम की जगह डिस्टेंस टाइम होता फिर स्पीड आता। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम की जगह डिस्टेंस टाइम होता तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ वो किसके इक्वल है आपके पास, वो स्पीड के इक्वल है। तो फिर स्पीड आंसर होता। अगर डिस्प्लेसमेंट है तो फिर हमारे पास क्या होगा वेलोसिटी। केमिस्ट्री का चैप्टर 3 लाइव हुआ ही नहीं है तो अपलोड कैसे होंगे। केमिस्ट्री का तो चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं इब्राहिम। जिन लोगों ने कल फी पे की थी 18th वालों का, उनका LMS एक्टिव हो गया। कहां बच्चे आंसर ए था, अगर उसमें आंसर ए था तो बस करेक्शन हो गई आपकी। इसका आंसर चार्ली होगा, वेलोसिटी इंक्रीजेस। ग्राफ्स को बार बार पढ़ें, लेक्चर्स को रिवाइज करें, फिर ही आपको ग्राफ समझ आएगा। A body travels 4 meter due north and then turns east and travels 4 meter due east. The displacement of the body is, पहले 4 मीटर अब नॉर्थ की तरफ मूव हुए, पहले 4 मीटर कहां मूव हुए नॉर्थ की तरफ, फिर वहां से टर्न हुए 3 मीटर ईस्ट। क्या फाइंड करनी है आपने डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो क्या बन रही है आपके पास, यहां पर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यह आएगा 16 प्लस 9 25, और 25 का अंडर रूट आपको पता है कि 5 होता। तो 5 मीटर आपका आंसर होगा। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। A car starts from rest and attains a speed of 8 meter per second in 2 seconds. It travels with a uniform speed for next 3 seconds. The total displacement of the car is. अब क्वेश्चन पढ़ें गौर से, पार्ट्स में सॉल्व करें, आपका आंसर करेक्ट आएगा। कार रेस्ट से स्टार्ट हुई, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0। उसने अटेन की वेलोसिटी कितनी 8 मीटर पर सेकंड, कितने टाइम में 2 सेकंड में। फिर क्या कहता है जब 8 मीटर पर सेकंड अटेन कर ली तो फिर वो 3 सेकंड तक उसी स्पीड से मूव करता रहा। मतलब यहां पर उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट स्पीड है। तो मैं इसको नाम दे देता हूं कि ये पॉइंट मेरे पास ए है, ये पॉइंट मेरे पास बी है, और फिर कांस्टेंट स्पीड से 3 सेकंड तक मूव करता रहा। कहां तक,
लेट्स से पॉइंट सी तक, यहां पर पॉइंट सी आ गया। फाइंड करनी है आपने टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये आपने फाइंड करना है। तो इसके दो पार्ट्स हैं, इसके दो पार्ट्स हैं। यहां पर आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट उसको D1 बोल दो, और यहां पर जो आपके पास है उसको आप क्या बोल दो, डिस्प्लेसमेंट को D2 बोल दो। दो डिफरेंट इक्वेशंस को यूज करके आप इसको सॉल्व करोगे। पहले मैं अगर फाइंड करता हूं A to B, तो A to B मेरे पास जो डाटा गिवन है उसको लिखें, उसे सॉल्व करें। A to B मेरे पास डाटा गिवन है कि इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास 0 है, फाइनल वेलोसिटी मेरे पास 8 मीटर पर सेकंड है, टाइम मेरे पास 2 सेकंड है, और मैंने A to B क्या फाइंड करना है, A to B डिस्टेंस फाइंड करना है। अब ऐसी कोई इक्वेशन आपके माइंड में आती हो जहां से आप डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सको। आपके माइंड में कोई इक्वेशन जहां से आप डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सको। बचे सेकंड इक्वेशन के लिए आपको एक्सेलेरेशन चाहिए। इसका मतलब पहले आप क्या फाइंड करोगे, एक्सेलेरेशन को। तो चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, चेंज क्या आएगा, 8 माइनस 0, टाइम कितना है 2, ए कितना फाइंड हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब चाहे सेकंड यूज करो चाहे थर्ड यूज करो, 2 टाइम ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। फाइंड करना है डिस्टेंस, इसको मैं बोल देता हूं D1। तो D1 आपके पास आएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर ओवर 2 टाइम्स ए। अब वैल्यूज लिखें, वी एफ कितना है 8, 8 का स्क्वायर 64, और कितनी एक्सेलेरेशन आपके पास 4, 2 इंटू 4 8, 64 डिवाइड बाय 8 आपके पास क्या आ जाएगा 8 मीटर्स। ये आपके पास D1 आ गया। जो D2 है वो फाइंड करना आसान, क्योंकि वहां यूनिफॉर्म स्पीड है, तो वहां पर S इज इक्वल टू VT यूज कर लो, तो वहां से D2 आ जाएगा। वेलोसिटी कितनी यूज करोगे वहां पर 8, टाइम कितना है 3, तो ये 24 मीटर आ गया। अब टोटल डिस्टेंस की बारी, तो दोनों को ऐड कर दो, 8 प्लस 24, आपका आंसर क्या है 32 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा, डेल्टा इसका राइट आंसर होगा। तो पार्ट्स में सॉल्व करना है, आसान है, डाटा गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर शोज 2 डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल P1 एंड P2, देयर रिलेटिव वेलोसिटी। देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है और दोनों ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। अगर दोनों ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के हैं। ये ग्राफ किसके हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के दोनों ग्राफ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। अब पूछा किसके बारे में, रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, हमें नजर आ रहा है कि दोनों की स्लोप डिफरेंट है। P1 की स्लोप ज्यादा है कि उसका एंगल लार्ज है, P2 की स्लोप कम, उसका एंगल कम। इसका मतलब यह हुआ कि अगर θ1 ग्रेटर है θ2 से, तो P1 की वेलोसिटी P2 से ग्रेटर होगी। P1 की वेलोसिटी P2 से क्या होगी, ग्रेटर। अगर P1 P2 से ग्रेटर, इसका मतलब जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी वो हमारे पास नॉन जीरो आएगी। क्यों, क्योंकि हम जब डिफरेंस को फाइंड करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के लिए कि 1 और 2 का डिफरेंस, तो अगर वैल्यू डिफरेंट है, अगर वैल्यू डिफरेंट है तो डिफरेंस जीरो के इक्वल नहीं आएगा। तो एक चीज तो यह आगे पता चल गई कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, नॉन जीरो। लेकिन क्या कांस्टेंट है, वेरिएबल। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, वो नॉन जीरो होगी और थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बीटा, कि रिलेटिव वेलोसिटी इज नॉन जीरो बट कांस्टेंट। आपसे वेलोसिटी नहीं पूछी गई, रिलेटिव वेलोसिटी पूछी गई है। बसमा आप मिक्स कर रहे हो, अगर तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ग्राफ इंक्लाइंड हो तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो करता। तो करेक्ट आंसर क्या है, बीटा। बच्चे वेलोसिटी नहीं पूछ रहा गुलाम मुश्तबा, डेल्टा आंसर तब होता अगर वो वेलोसिटी पूछता। वो आपसे रिलेटिव वेलोसिटी पूछ रहा, और रिलेटिव वेलोसिटी डिफरेंस से आएगा। हुसनैन पहले अपना नाम जो ओरिजिनल है वो यूज करें, फिर मैं आपको जवाब इसका दे दूंगा जो आप पूछ रहे हो। Two masses m1 and m2 are dropped from height h1 and h2.
द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय देम टू फॉल ऑन अर्थ सरफेस इज। दो बॉडीज हैं, एक का मैस हमारे पास m1 और एक का मैस m2, दोनों को ड्रॉप किया है हाइट h1 और हाइट h2 से। द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय देम टू फॉल ऑन अर्थ सरफेस, कहते हैं कितना टाइम लगा जमीन तक पहुंचने में, वो टाइम अगर t1 और t2 तो उसकी रेशियो फाइंड करो। आसान है, अगर ड्रॉप किया दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। हाइट और टाइम के लिए आप कौन सी इक्वेशन को यूज करोगे, सेकंड इक्वेशन को, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ टाइम ए टी स्क्वेयर। वी आई आपके पास 0 है, s की जगह h पुट करोगे तो h इज इक्वल टू हाफ a की जगह g टी स्क्वेयर। तो यहां से टाइम का फार्मूला आ जाएगा 2h ओवर g, और स्क्वेयर एलिमिनेट करने के लिए क्या लोगे, अंडर रूट। अब रेशो चाहिए, जब रेशो लोगे t1 ओवर t2 की तो मैस इन्वॉल्व नहीं हो रहा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, g भी कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर क्या आएगा, अंडर रूट h1 ओवर h2। ये आपका आंसर होगा। तो t1 ओवर t2 इज इक्वल टू अंडर रूट h1 ओवर h2। करेक्ट ऑप्शन क्या है, बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप अगर देखो तो कहता है ए बी सी डी इज अ स्क्वायर ऑफ साइड ए। एक स्क्वायर है जिसकी साइड ए है। अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ए एंड रीचेस डी, एक बॉडी अपनी मोशन को ए से स्टार्ट करती है और डी तक आती है थ्रू द इंडिकेटेड पाथ, और ये पाथ इंडिकेट हुआ हुआ। द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की रेशियो क्या होगी। बच्चे डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ए से बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, और ये कहां से आएगा, पैथागोरस से। यहां पैथागोरस अप्लाई करो तो क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि बेस परपेंडिकुलर दोनों ए हैं, तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ 2 ए स्क्वायर, ये कैंसिल होगा तो अंडर रूट ऑफ 2a आपकी डिस्प्लेसमेंट आ गई। तो डिस्प्लेसमेंट अंडर रूट 2a, और डिस्टेंस तो ऐड होता है तो a प्लस a ऊपर आएगा 2a। कहां क्वेश्चन में A to C था बच्चे, मैं भी देख लेता हूं, मेरे पास भी LMS ओपन है। क्वेश्चन में A to D लिखा हुआ है, क्वेश्चन में A to D लिखा हुआ है। दोबारा चेक करें क्वेश्चन को LMS ओपन करके। डिस्प्लेसमेंट आपके पास कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ 2a, और डिस्टेंस आपके पास कितना है, 2a। डिस्टेंस ऐड होगा, a से कैंसिल, ये आ गया अंडर रूट ऑफ 2 ओवर 2, अंडर रूट ऑफ 2 ओवर 2। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर, क्योंकि अकेला 2 है ना, तो उसको अंडर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर लिख दिया। तो यहां पर ये स्क्वायर अंडर रूट 2 से कैंसिल होगा, 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 2 आपका आंसर। तो करेक्ट आंसर इज चार्ली। तो चार्ली इसका राइट आंसर होगा। बच्चे LMS को दोबारा ओपन करके चेक करो, A to C है, A to D लिखा हुआ है, A to C नहीं लिखा हुआ। चार्ली इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ। एक ट्रेन है जो नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है, और कितनी उसकी लेंथ है, 150 मीटर। लेट से मैं यहां पर समझने के लिए अज्यूम कर लेता हूं कि मेरे पास ये ट्रेन और ये मूव कर रही है टुवर्ड्स नॉर्थ, कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड से, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो 150 मीटर है। अ पैरट फ्लाइज एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स साउथ। हमारे पास एक पैरट है जो फ्लाई कर रहा है किस तरफ, टुवर्ड्स साउथ। अ पैरट टुवर्ड्स साउथ मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकंड, पैरेलल टू द रेलवे ट्रैक, और वो रेलवे ट्रैक के पैरेलल है। द टाइम टेकन बाय द पैरट टू क्रॉस द ट्रेन, उसको कितना टाइम लगेगा ट्रेन को क्रॉस करने में। यहां बच्चे कॉन्सेप्ट यूज होगा रिलेटिव वेलोसिटी का, s इज इक्वल टू vt, और t यहां पर आपके पास आएगा s ओवर v। s ट्रेन की टोटल लेंथ है और v आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी है। जो पैरट है और जो ट्रेन है वो दोनों मूव कर रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब दोनों अगर मूव कर रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में तो आपके पास क्या होगा, ऊपर आएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस आपके पास कितना है, 150 मीटर, और जो रिलेटिव वेलोसिटी वो मैंने क्या बताई थी, जब एंगल आपके पास 180 डिग्री हो
तो रिलेटिव वेलोसिटी में सम लिया जाता है, तो यहां सम आएगा, तो 10 प्लस 5 15, तो 150 डिवाइड बाय 15, करेक्ट आंसर क्या होगा 10 सेकेंड। करेक्ट आंसर इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, force bear by the wall on which water strikes normally at a speed of 10 meter per second and at a discharge of 0.0001 meter cube per second। फोर्स फाइंड करनी है और हमें स्पीड गिवन है और हमें वॉल्यूम फ्लो रेट गिवन है। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो का इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम फ्लो रेट। तो डेंसिटी कितनी है आपके पास 1000, वॉल्यूम फ्लो रेट इसको मैं लिख सकता हूं 10⁻⁻⁴, क्योंकि डेसिमल मूव करेगा 4 प्लेसेस, और टाइम कितना है 10, तो 3 + 1 4, तो 10⁻⁴ 10⁻⁻⁴। तो आपके पास आंसर क्या आएगा 10⁻0, और जब भी किसी चीज की पावर 0 हो तो आंसर क्या आता है 1। दोबारा लेक्चर को देखें बसमा, एंगल 180 हो तो ऐड होता है, एंगल 0 हो तो सब्ट्रैक्ट होता है। आप भूल गए, लेक्चर को दोबारा देखिएगा। तो 33 का आंसर क्या है 1 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v, द बॉडी विल एक्सपीरियंस एन एक्सेलेरेशन। आसान क्वेश्चन है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, बॉडी की जो एक्सेलेरेशन होती है वो किसके अलोंग होती है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स के अलोंग होती है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विमिंग इज पॉसिबल ऑन अकाउंट ऑफ स्विमिंग, रनिंग, वॉकिंग, ये सारी की सारी एग्जांपल्स आपके पास थर्ड लॉ ऑफ मोशन। करेक्ट आंसर इज चार्ली। Which of the given quantity of projectile become double if its initial velocity is double? अगर इनिशियल वेलोसिटी को डबल करेंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन में वो कौन सा फैक्टर है जो डबल होगा। देखें, वो चीज डबल होगी जिसके फार्मूला में वी की पावर 2 नहीं आती। हाइट के फार्मूला को देखें तो वहां भी वेलोसिटी की पावर 2 है, vi² sin² θ/2। रेंज के फार्मूला को देखें तो वहां भी वेलोसिटी की पावर 2 है, vi² sin 2 θ/g। लेकिन अगर आप फार्मूला देखो टाइम ऑफ लाइट का, तो टाइम ऑफ लाइट के फार्मूला में आपके पास वेलोसिटी की पावर 1 है। तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि वो कौन सा फैक्टर है जो वेलोसिटी के डबल करने से डबल होगा, आंसर होगा टाइम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है डेल्टा, टाइम ऑफ लाइट। जो मैक्सिमम रेंज होती है उसके फार्मूला के अंदर भी वेलोसिटी का स्क्वायर आता है, वो भी vi²/g होता है। बिल्कुल फर्स्ट यूनिट आपके पास अवेलेबल है LMS पे, जिसके लाइव लेक्चर्स हैं। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 20 न्यूटन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विच प्रोड्यूसेस एक्सेलेरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें गिवन है वेट 20 न्यूटन, फाइंड करनी है फोर्स की वैल्यू जिसकी वजह से हमारी जो एक्सेलेरेशन है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फोर्स फाइंड करने के लिए आपको मास और एक्सेलेरेशन की रिक्वायरमेंट है। तो मास कहां से फाइंड होगा, वेट से। वेट होता है mg, तो मास इक्वल आएगा वेट/g। वेट की वैल्यू आपके पास 20, g 10, तो m कितना आ गया 2 किलोग्राम। तो यहां मास की जगह पुट करोगे 2, एक्सेलेरेशन पुट करोगे 4, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, फोर्स की वैल्यू 8 न्यूटन आ गई। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, फोर्स इज इक्वल टू 8 न्यूटन चार्ली। A car has mass 1500 kilogram. Its velocity changes from 20 meter per second to 15 meter per second in 3 seconds. The impulse is, velocity 20 से 15 हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, टाइम गिवन है, मास गिवन है, इंपल्स फाइंड करना है। इंपल्स चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, मास टाइम्स चेंज इन वेलोसिटी। तो मास कितना है 1500, वेलोसिटी का चेंज कितना है 15 - 20, तो ये आ गया 1500 और ये -5, तो 15 × 5 75, तो 7500 आपका आंसर होगा नेगेटिव साइन के साथ।
तो कौन सी ऑप्शन आपके पास 38 की? चार्ली। बाकी टाइम जो है वो एक्स्ट्रा गिवन है, उसकी रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं है। इफ द टाइम ऑफ लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डबल इट्स हाइट बिकम्स, अगर टाइम ऑफ लाइट डबल हो जाए तो हाइट कितनी हो जाती है? अगर टाइम ऑफ लाइट डबल हो जाए तो हाइट कितनी हो जाती है? आपको एक शॉर्टकट बताया था, h इज इक्वल टू टी स्केयर जी बाय 8। तो हाइट का टी के स्केयर के साथ रिलेशन है। तो अगर आप टाइम को डबल करोगे तो 2 का स्केयर 4, आपके पास हाइट 4 टाइम्स। 4 टाइम्स को क्वाड्रपल भी बोलते हैं। चार्ली आंसर करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस नॉट बैलेंस ईच अदर। बताया था आपको कि क्यों एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को बैलेंस नहीं करते, क्योंकि ये सेम बॉडी पे एक्ट नहीं करते। तो आंसर इसका चार्ली होगा, बिकॉज दे नेवर एक्ट ऑन अ सेम बॉडी। तो ये बच्चे आपके पास क्वेश्चन थे यूनिट नंबर 1 फोर्स एंड मोशन के। तो मेन चीज ये नहीं है कि आप लोगों ने कितने मार्क्स स्कोर किए, मेन चीज ये है कि आप लोगों ने कितनी गलतियां की और उनसे कितना सीखा। तो जो गलतियां की उनसे जो नई चीजें सीखी उनको आगे जब नेक्स्ट टेस्ट हो उस पर अप्लाई करें ताकि वो गलती रिपीट ना हो। मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूं कि लास्ट ईयर जो था उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी नहीं करोगे, आप लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करोगे, जो पीएमसी की पॉलिसीज हैं उसके अकॉर्डिंग तैयारी करोगे। क्वेश्चन नंबर 9 मैं रिपीट कर देता हूं, उसके बाद फिर आपकी आफ्टर 5 मिनट्स इंग्लिश की क्लास स्टार्ट होगी और आज आप पढ़ रहे होगे सब्जेक्ट एग्रीमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 जो था, एन इंपल्स इज अप्लाइड टू अ मूविंग ऑब्जेक्ट एंगल ऑफ 120 डिग्री। कहते हैं एक बॉडी पे इंपल्स अप्लाई हो रहा है 120 डिग्री, और 120 डिग्री जो एंगल है इंपल्स का वो किसके साथ है? वो वेलोसिटी के साथ है। द एंगल बिटवीन द इंपल्स वेक्टर एंड द चेंज इन मोमेंटम। कहता बताओ इंपल्स और चेंज इन मोमेंटम के दरमियान एंगल क्या होगा। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। तो बच्चों याद रखिएगा, इंपल्स, चेंज इन मोमेंटम और फोर्स ये तीनों हमेशा पैरेलल होते हैं, इनके दरमियान एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री आंसर होगा। शॉर्टकट्स को बार बार लिखा करें, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को किया करें। जितने क्वेश्चंस करेंगे उसकी प्रैक्टिस होगी, आपसे गलती नहीं होगी। जो नए बच्चे ऐड हुए हैं उनके साथ ग्रुप जो स्केड्यूल है वो शेयर कर दिया जाएगा। और जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं वो हम अपडेट कर रहे थे, वो अपडेट कर दिए हैं, वो दोबारा से आपके पास अवेलेबल होंगे आपके एलएमएस के ऊपर। नूर फातिमा, मैंने ग्रुप में मैसेज किया था कि क्वेश्चन आंसर सेशन आज नहीं है, ग्रुप में मैसेज को देखा करें। चलिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अब आपकी इंग्लिश की क्लास होगी 5 मिनट के बाद, और जो क्वेश्चन आपके मसले हैं वो आप दोबारा वीडियो लेक्चर को देख लीजिएगा, होपफुली वो आपके मसले इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएंगे। जी 31 चले बता दे, 31 और 36, 31 36 भाई लास्ट है। लेक्चर आपके पास अवेलेबल है, जितनी मर्जी दफा देखिएगा इसको। 31 में आप लोगों ने ए टू डी फाइंड करनी है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की रेशियो। जब बॉडी ए से डी जाएगी, तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी। ये वो राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल की अगर मैं इसको बेस मानूं वो भी है, परपेंडिकुलर मेरे पास वो भी है, तो मुझे अगर ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या आएगी? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल अंडर रूट 2 है। और जो आपका डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस ऐड होता है, तो डिस्टेंस ऐड होगा ए टू बी टू डी, तो आपके पास a प्लस ए 2 है, तो अंडर रूट 2a डिवाइड 2a से होगा, a से कैंसिल, अंडर रूट 2 ऑफ 2। अब इस फॉर्म में आंसर नहीं लिखा हुआ, तो आपने क्या करना है, आपने नीचे 2 को अंडर रूट 2 की फॉर्म में लिखना है। तो एक नंबर देखें, यूं लिखा जा सकता है अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2, वो 2 ही होगा ना। और इवन इसको आप अंडर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो मैंने वही काम किया, मैंने इस 2 को
अंडर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर लिखा, तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, 1/√2 आपका आंसर आ गया। नॉलेज फॉर सक्सेस, अपने रियल नेम को रखें, मैं फिलहाल आपको टाइम आउट दे रहा हूं, उससे आप लेक्चर अटेंड करें। एक बच्चे ने और सवाल पूछा था लास्ट 36 था कि विच ऑफ द गिवन क्वांटिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम्स डबल, कौन सी चीज डबल होगी अगर इनिशियल वेलोसिटी डबल होगी। तो बच्चे वो चीज डबल होगी जिसके फार्मूला के अंदर पावर 1 है। तो अगर मैं इन फार्मूलाज को देखूं तो मेरे पास सिर्फ टाइम का वो फार्मूला है जिसमें वेलोसिटी की पावर 1 है, जहां वेलोसिटी की पावर क्या है 1। इसका मतलब टाइम डबल होगा अगर वेलोसिटी डबल होगी। बाकी अगर मैं रेंज को देखूं, वेलोसिटी डबल करने से रेंज 4 टाइम्स, हाइट को देखूं, वेलोसिटी डबल करने से हाइट 4 टाइम्स, मैक्सिमम रेंज को देखूं, वेलोसिटी डबल करने से मैक्सिमम रेंज 4 टाइम्स, लेकिन वही टाइम है जहां पर रिलेशन डायरेक्ट है, वहां आंसर क्या आएगा, डबल आएगा। चलें बाकी फिर इंशाल्लाह जो डिस्कशन क्लास होगी उसमें करेंगे। अल्लाह हाफिज।